Hello students, myself Siaram, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर। हमने 2 दिन पहले एक कोर्स स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। लास्ट 2 क्लासेज में हमने इंट्रोडक्शन देखा। इसमें मेनली हमने क्या देखा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसमें फिर सी लैंग्वेज के लिए हाई लेवल और लो लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, मेनली हाई लेवल और लो लैंग्वेज क्या होती है। फिर हमने देखा है कोई भी सी प्रोग्राम हो, हमने एक प्रोग्राम देखा सी लैंग्वेज में जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता था, फर्स्ट प्रोग्राम अपना। उस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कौन सा कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं हम, उसके भी हमने अलग अलग एग्जांपल देखे। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया कि मोबाइल में हम कैसे सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम रन कर सकते हैं, ये भी अपन ने देखा। लैपटॉप में हम टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डेव सी प्लस प्लस भी एक कंपाइलर है जो थोड़ा टर्बो सी प्लस प्लस से काफ़ी बेटर है, उसका यूज़ करना यूज़र के लिए काफ़ी आसान है। तो कंप्यूटर में अगर जब भी आपको कोई प्रोग्राम रन करना है तो आप टर्बो सी प्लस प्लस या डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आज हम नेक्स्ट एक्चुअली ये नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 2 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, उसमें एंटर करेंगे। उसमें पहले देखेंगे कैरेक्टर सेट क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप बाय क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, ये सब चीज़ें अपन को इस चैप्टर में देखनी है। ये वाला चीज़ आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। ये वाला अपन ने यहाँ तक लास्ट क्लास में देख लिया था। फिर ये वाला प्रोग्राम रन करके देखा था हमने। इस प्रोग्राम को रन करके देख लिया था हमने। उसका जो आउटपुट आया था वो आया था हेलो वर्ल्ड। अब कोई भी सी प्रोग्राम रहेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही रहेगा। कोई प्रोग्राम ऐसा दिखेगा, उसमें कुछ फर्स्ट जो लिखा रहेगा हैश लगा के, हैश इंक्लूड करके कुछ चीज़ें ऐसे, ये वाले जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ लिख के डॉट एच लिखा रहेगा। सो कैसे लिखा रहेगा, ऊपर ऊपर फर्स्ट जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इंक्लूड, ये वाला ब्रैकेट, और इसके अंदर कुछ डॉट एच लगा के ऐसे कुछ लिखा होगा। यहाँ पे कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है इस वाले जो प्रोग्राम में लिखा है, वो लिखा है इंक्लूड stdio.h। इसको हम बोलते हैं, जो पूरी ये वाली जो फाइल है, ये वाली चीज़ क्या करती है, इंक्लूड करती है एक फाइल को, जिस फाइल का नाम है stdio.h, studio.h। इसको हम बोलते हैं हेडर फाइल बोलते हैं, HEADRFILE, क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। हेडर फाइल का नाम क्या है, stdio.h। इसका क्या काम क्या है वो भी अपन देखेंगे। ऐसे हम काफ़ी, एक ही नहीं काफ़ी सारी फाइल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे इसने एक बार लिखा है हैश इंक्लूड ओपन ब्रैकेट stdio.h, तो उसके नीचे हम फिर से लिख सकते हैं ऐसा कुछ करके, इंक्लूड, उसके बाद में ये लगा के एक और ऐसे ही एग्जांपल होता है conio.h, conio.h। एक और ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक सिमिलर टाइप से एक और फाइल भी होती है, जो होती है, मैं इसको पहले पूरे को क्लीन कर देता हूँ। एक जो फाइल होती है ऐसे ही, ओनली फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं क्योंकि इतना स्पेस है नहीं यहाँ पर, मैथ.h भी होती है। 3 फाइल अभी तक हमने देखी। एक और होती है SDDLIB.h। ऐसे बहुत सारी फाइलें, आपको 20-30 फाइलें मिल जाएंगी। मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं, जो जनरली यूज़ की जाती है, stdio.h है, वो अपने को हर प्रोग्राम में मिलेगी लगभग। conio.h भी मिल जाएगी, conio.h। मैथ.h भी कुछ कुछ में यूज़ करनी पड़ेगी।
lib.h हम लोगों के लिए जनरली इंट्रोडक्शन वाले स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स में वो ये अपने को जनरली देखने को नहीं मिलेगी। सो इस फाइल का मतलब क्या है, इनको बोलते हैं हम हेडर फाइल। इनमें क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, कुछ प्री डिफाइंड फैसिलिटीज़ ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग हमको प्रोवाइड करता है। जैसे मैथ.h में आता है कि अपने को साइन 30 का मान निकालना है, तो इसके लिए हमने साइन एक फंक्शन ऑलरेडी मैथ.h जो फाइल के अंदर दे रखा है, उसमें अपन बस साइन 30 डालेंगे तो अपने आप साइन 30 का मान दे देगा। साइन 60 का मान है, टेन 30 का मान है, ऐसी फाइलें हैं। उसका लॉग निकालना है तो लॉग का के लिए पहले से कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन दे रहा है। ये आगे हम आगे वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे यूज़ करेंगे, बट ये समझ लो कि ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कुछ प्रोग्राम आपके लिए जिस आदमी ने सी लैंग्वेज बनाई है उसने पहले से लिख के दे दिए और इन फाइल्स में उसको लिख के छोड़ दिया। जब भी आपको यूज़ करना है आप बस ये कीजिए, उन फाइल्स को इंक्लूड कर लीजिए अपने प्रोग्राम में। जैसे आप इंक्लूड करते हो इसका मतलब ये है कि वो जो भी फाइल है उसके सारे प्रोग्राम, जैसे stdio.h फाइल है, एक फाइल होगी, उसके अंदर मान लो बहुत सारे 10 अलग अलग फंक्शन लिखे हैं, तो पूरा प्रोग्राम आपके इस वाले प्रोग्राम में इंक्लूड हो गए। तो उस प्रोग्राम के अंदर जो भी चीज़ें लिखी है, जो भी फंक्शन है उसके, जो भी उस कार्य हैं, वो कार्य आप अपने प्रोग्राम में कर सकते हो। जैसे इसमें जो एक कार्य लिखा रहता है ये वाला प्रिंट एफ वाला, अगर हम ऊपर वाले इस वाली फाइल को हटा दें तो प्रिंट एफ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ कैसे काम करेगा, ये वाला studio.h फाइल में लिखा हुआ है। प्रिंट एफ क्या करता है, इसके इस ब्रैकेट के अंदर जो भी डबल कोट्स हैं, ये वाले डबल कोट्स, इसको डबल कोट्स बोलते हैं, ओपन और ये वाला, इसके बीच में जो भी चीज़ ये वाली लिखी रहे, कुछ भी लिखी जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसको मॉनिटर के ऊपर प्रिंट कर देगा। उसको जनरली बोलते हैं कंसोल, मतलब कंसोल पे वो प्रिंट कर देगा, CONSOLE। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला फंक्शन तभी काम करेगा जब हम ये वाली फाइल को stdio.h को इंक्लूड करेंगे। अगर हम इसको इंक्लूड करना नहीं करते हैं तो ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा और प्रोग्राम एरर देगा। तो एक ये बेसिक चीज़ ये है। दूसरा, प्रोग्राम में आप कोई भी प्रोग्राम में आपको देखने का पड़ेगा इंट मैन, ये वाला देखने को मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं मेन फंक्शन। ये आगे जाके देखेंगे इसका मतलब क्या है, बस अभी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जब भी मैं आगे बोलूँ मेन फंक्शन, उसका मतलब ये एक मेन फंक्शन है। प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है मेन फंक्शन के ये बाद में जो कर्ली ब्रैकेट आता है ना, इसके बाद मेन फंक्शन के बाद ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है, वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये वाला इस केस में रहा, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ से, और यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है रन होना, और जहाँ पे ये वाला बंद हो रहा है यहाँ पे बंद हो रहा है। हर एक कोई भी ब्रैकेट ओपन होगा तो कहीं पे जाके वो पक्का बंद हो रहा होगा। ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ से बंद हो रहा है, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा। इसके बीच के अंदर जो भी निर्देश लिखे हैं, यहाँ पे एक निर्देश लिखा है प्रिंट है, एक निर्देश लिखा है रिटर्न 0, 2 निर्देश। इसका मतलब हम आगे देखेंगे, लेकिन हर एक लाइन को अपन ने पहले देखा स्टेटमेंट होते हैं। इनको हम देखो स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे कह सकते हैं, 5 स्टेटमेंट है। हर एक स्टेटमेंट का एक मतलब है, कंपाइलर उस लाइन का मतलब समझता है और अपने आप वो काम कर देता है। तो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। ठीक है, दूसरी चीज़ एक जो पार्ट अगर आप जो काफ़ी देखने को मिलेगा, वो मिलेगा मेन फंक्शन के अंदर से एक कर्ली ब्रैकेट जहाँ से ओपन होता है, जो यहाँ से क्लोज होता है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको अपन बोलते हैं प्रोग्राम की बॉडी बोलते हैं। पूरा पूरा वाला है, या मेन फंक्शन की बॉडी, प्रोग्राम की नहीं, मेन फंक्शन जो है उसकी बॉडी है। इसके अंदर ज़्यादातर जो अपना प्रोग्राम का काम होता है मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर भी होता है। बाद में हम लेटर वाले चैप्टर्स में ये भी देखेंगे कि ये जैसे मेन फंक्शन है उसके अलावा हम कुछ और फंक्शन भी बना सकते हैं। ये वो अलग अलग हम जैसे चैप्टर अपना फंक्शन वाला जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लो एक मेन फंक्शन, एक ही फंक्शन होता है। क्या होता है, जब नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तब आपको समझ आएगा कि फंक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता। अभी के लिए बस ये है कि जब भी मेन फंक्शन की बात करूँ, मतलब ये वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ, और वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। जो भी अपने को प्रोग्राम अभी तक, जब तक फंक्शन ना आ जाए, फंक्शन वाला चैप्टर ना आ जाए, तो हमें जो भी प्रोग्राम लिखने हैं, सी प्रोग्राम लिखने हैं, वो इस ब्रैकेट ओपन करके ये जो क्लोज है इसके बीच में ही लिखना है सब कुछ। ना तो इससे ऊपर कुछ लिखना है, ना नीचे कुछ लिखना है। जो भी हमें निर्देश देने हैं, स्टेटमेंट लिखने हैं, इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ तो कॉमन रहेगा सबके अंदर, ये वाला हैश इंक्लूड studio.h इंट मैन, ये वाला ब्रैकेट ओपन बंद, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, फिर उसके अंदर पूरे इंस्ट्रक्शन रहेंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये प्रोग्राम का अपना कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो उसका स्ट्रक्चर ये वाला मिलेगा आपको। ठीक है, देन ये हमने लास्ट क्लास में प्रोग्राम रन करके देखा था, उस प्रोग्राम का आउटपुट ये आया था। अब उसके सी जो प्रोग्राम है उसके कुछ एलिमेंट देखते हैं। एक होता है इसमें कैरेक्टर सेट। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे करता हूँ। कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट का मतलब कि जो भी प्रोग्राम रहेगा, जैसे लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे अल्फ़ाबेट से सारे वर्ड बने रहते हैं, वर्ड से मिलके स्टेटमेंट बने रहते हैं। सी लैंग्वेज में जो भी एलिमेंट हैं, सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स आप बाद में देखने पड़ेंगे, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, वो सब कैरेक्टर सेट से मिलके बने होते हैं। कैरेक्टर सेट में क्या आता है, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अल्फ़ाबेट में कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक आता है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक आता है, डिजिट्स आती हैं पूरी 0 से लेके 9 तक, और स्पेशल सिंबल्स आते हैं। स्पेशल सिंबल में मैंने लास्ट क्लास में ये हो गया, ये कॉमा, सिंगल कॉमा हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, हैश आ गया, परसेंटेज भी हो गया, स्टार हो गया, प्लस भी हो गया, माइनस हो गया, इक्वस टू हो गया, कर्ली ब्रैकेट ओपन, क्लोजिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। ठीक है, बहुत सारे ये वाली चीज़ हो, बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगी एक सेमी कॉलन जिसको बोलते हैं, ऊपर कॉलन और एक कॉलन और नीचे जो ये वाला जो रहता है इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, ये काफ़ी यूज देखने को मिलेगा आपको, ये वाला जो चीज़ है। उसके बाद एक वर्ड जो आपको काफ़ी मिलेगा, डबल कोट्स। डबल कोट्स इसको बोलते हैं, दो बार ये वाला अगर मैं देखूँ, ये वाला जो चीज़ है इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। डबल कोट्स मतलब ये दो बार है इस टाइप से ओपन होगा और डबल कोट्स ऐसे बंद होगा। और सिंगल कोट में देखने, आप देखो सिंगल कोट में एक बार ऐसे ओपन रहता है, एक बार क्लोज रहता है। ठीक है, तो डबल कोट और सिंगल कोट में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारे स्पेशल सिंबल्स जो अपने को यूज होना है कोई भी प्रोग्राम में, मतलब ये अगर सी प्रोग्राम लिखोगे तो ये सब चीज़ें अपने को यूज करनी है। ठीक है, सो इस सारे इनको जो सेट अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स, इनको मिला के हम बोलते हैं सी कैरेक्टर सेट। ठीक, नेक्स्ट जो अपना चीज़ है वो है सी कांस्टेंट। उससे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा, सी कांस्टेंट इससे स्टार्ट करने से पहले अपने एक चीज़ देखते हैं। मान लो अपने पास एक संख्या है 5, ठीक है, एक संख्या है 10, हमें 5 + 10 का योग करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, 5 को ये मान लो एक मेमोरी है अपनी कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी को जिस टाइप की रहती है टोटल, जैसे मेमोरी का मतलब रैम मैं बोलूँ, उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे सेल्स बने रहते हैं। मान लो कोई, मान लो एक है 5 MB की है मेमोरी, वैसे तो जीबीज में होती है। तो हर एक बाइट का एक सेल बना है मान लो, और एक बाइट, एक जो सेल रहता है उसकी साइज 1 बाइट रहती है, ऐसे बहुत सारे सेल बने रहते हैं। 5 MB में काफ़ी मिलेंगे आपको, बहुत सारे बाइट्स मिल जाएंगे, मतलब 5 × 1024 × 1024 बाइट्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे बाइट्स मिलते हैं, लेकिन उनका हर एक सेल का एक साइज होता है बाइट। ठीक है, और हर एक सेल का एक एड्रेस भी होता है। मान लो इसका एड्रेस 101 है सबसे वाले का, नेक्स्ट वाले का 102 रहेगा, उससे नेक्स्ट वाले का 103 रहेगा, उससे नेक्स्ट वाले का 104 रहेगा, नेक्स्ट वाले का 105, ऐसे बढ़ता जाएगा 106। कुछ एक मैंने एग्जांपल लिया है, एक्चुअल में एड्रेस कुछ भी हो सकता है। हम बाद में चेक, मतलब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे हम देख भी पाएंगे कि किसी भी सेल का एड्रेस कैसे चेक कर सकते हैं। सो अगर अपने को 5 बाइट की रिक्वायरमेंट है तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ से इतने सारे 5 इनिशियली 5 सेल लेके मेरे को अलोकेट हो गए, मुझे 5 बाइट अगर मेमोरी की ज़रूरत है तो मुझे 5 बाइट मिल जाएंगे, 10 की है तो 10 बाइट ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे, अब यहाँ पे आता है, अगर मुझे एक संख्या, दो संख्याओं को योग करना है तो पहले वो पहली वाली संख्या को मेमोरी में डालना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 5 डालना पड़ेगा मेमोरी में। मुझे 10 का भी योग, 10 को भी मैं 5 मेमोरी में डालूंगा, और कंप्यूटर को बोलूँगा कि इन दोनों मेमोरी पे जो भी मान है, ये 5
ये वाला 5 है और ये वाला 10 है। मेमोरी पे जहाँ पे भी स्टोर है उनको योग करो और उसको इस मेमोरी लोकेशन पे डाल दो। मान लो यहाँ पे इसने डाल दिया सम करके 15। एक बात कंप्यूटर में आपके लिए क्लियरली मैं बताती हूँ, जितने भी मान हैं हम, जितने भी कंप्यूटर को हम मान कीबोर्ड से देते हैं वो कहीं पे जाके मेमोरी में स्टोर रहते हैं। ठीक है, ये अगर ये मेमोरी लोकेशन को मैं अगर कोई नाम दे दूँ, अभी तक हमने कोई नाम नहीं दिया, मान लो मैं इस वाले को दे दूँ ए, इस वाली लोकेशन को नाम दे दूँ मैं बी, इस वाली को दे दूँ मैं सी। ठीक है, सो और मैं ये कह सकता हूँ सी इक्वस टू ए प्लस बी, मतलब ए पे जो मान है प्लस बी पे मान है उसको जोड़ करो और उसको सी पे डाल दो, सी लोकेशन पे। सो इस टाइप से जब जो भी मान स्टोर रहता है अपने कंप्यूटर के अंदर, हर एक मान मेमोरी में स्टोर रहता है, उसका एक नाम दे दिया जाता है। ठीक, उसी नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट में आएगा अपने को। सो वेरिएबल क्या है? दो पॉसिबिलिटी है। हमने मेमोरी में मान स्टोर कर लिया, वो मान कोई भी जो मान स्टोर किया हमने उसके आगे दो पॉसिबिलिटी है। मान बदल सकता है या नियत रह सकता है। नियत मतलब वो चेंज ना हो, मतलब उसको बदला जाना संभव हो ना पाए। अगर वो बदल सकते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन का जो उसको जो नाम दिया है उसको अपन वेरिएबल कहेंगे। जैसे मैंने मान लो एक सी नाम दिया, एक 3 नाम दिए थे मैंने, ए दिया था, बी दिया था, सी। मान लो सी को अपन नहीं बदल सकते, मान लो एग्जाम्पल दिया है, तो उस टाइप के मान को अपन बोलेंगे नियत मान। इंग्लिश में उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। और ए और बी को मान लो हम बदल सकते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन को अपन बोलेंगे वेरिएबल। ये क्लियर है? एक बार फिर से मैं दोबारा बोल देता हूँ। पूरी लाइन में दोबारा से रिपीट करता हूँ। सी लैंग्वेज में क्या होता है, जितने मान स्टोर होते हैं मेमोरी में स्टोर होते हैं, पूरी मेमोरी मान लो कोई 4 GB है तो उसको छोटे छोटे एक एक बाइट के छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इस टाइप से मान लो पूरी मेमोरी का एक पूरा सा है तो उसको छोटे छोटे सेल बना देते हैं। घर में मान लो एक बहुत बड़ा घर है, उसको छोटे छोटे कमरे बना देते हैं, वैसे सेल टाइप के कमरे बना देते हैं। और हर एक कमरे की साइज़ मान लो 1 बाइट है, एक BYT, 1 बाइट आपको पता होगा, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, और 1 किलोबाइट में 1024 बिट होते हैं। और हर एक बिट अगर इसमें मुझे स्टोर करना है 5, तो उसको मैं एक नाम दे दूँ ए। तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम हो गया ए। अगर ये जो मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है 5, अगर इसको मैं बदल सकता हूँ, 5 को हटा के मैं अगर 6 कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, इसका मतलब ये इसका मान चर है। उस संख्या का मान चर आपने इंग्लिश में पढ़ा होता है, जिस संख्या का मान बदल सकते हैं उसको चर बोलते हैं। तो ये उसी को इंग्लिश में, चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसी को बोलते हैं वेरिएबल। तो सी लैंग्वेज के वेरिएबल क्या हुआ? कोई भी संख्या जो कि मेमोरी में स्टोर्ड है, उस मेमोरी लोकेशन का जो भी नाम है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल को हम एक नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आगे अपन देखेंगे क्या नाम दे सकते हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अपन कोई उस संख्या को बदल ही ना पाए। अगर बदल ना पाए तो उस टाइप के जो मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं उनको बोलते हैं अपन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है वो वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कांस्टेंट भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट अभी हम नहीं देखेंगे, ये बाद वाले चैप्टर्स जब आएंगे तब मैं बताऊंगा। प्राइमरी कांस्टेंट 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। इंटीजर कांस्टेंट मतलब वो कांस्टेंट जो मेमोरी में जो मान दिए गए हैं, यहाँ पे मान लो मान है वो इंटीजर टाइप के हैं। इंटीजर टाइप मतलब जैसे 5 है, 6 है, -5 है, -11 है, मतलब उसमें दशमलव वाला पार्ट नहीं है। मतलब जैसे 5.5 अलाउड नहीं है उसमें, दशमलव वाली चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो वो गए इंटीजर कांस्टेंट। तो
अगर इंटीजर कांस्टेंट में दशमलव वाला पार्ट अलाउ नहीं है, सो कौन से वाले में अलाउ होगा? वो रियल कांस्टेंट में अलाउ होगा। ठीक है, रियल कांस्टेंट के एग्जांपल क्या हो गए? मैं कहूँ कि 5.546 वास्तविक संख्याएं जो अगर हिंदी में अपन बोलते हैं ना, वो संख्याएं अगर हम उसमें मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और उसका एक नाम दे दूँ मैं, तो उसको हम कहेंगे रियल कांस्टेंट। ये माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव 55.2431 हो सकता है, कोई भी मान, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। अगर हमने कोई साइन आगे नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब ये संख्या पॉजिटिव है, जैसे मैथ्स में होती है। ठीक है, तीसरा जो कैरेक्टर कांस्टेंट, मान लो कोई हमें कोई कैरेक्टर क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी, सी, डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी। सी लैंग्वेज में इवन स्पेस जो रहता है, इवन बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, डॉट, कॉमा, पैरेंथेसिस ओपन करना, क्लोज करना, ये सब के सब एक कैरेक्टर हैं। अगर हम एक कैरेक्टर एक ए को स्टोर कर रखा है, इसका मान वहाँ पे स्टोर कर रखा है, मेमोरी में ए कर रखा है, ये स्टोर कर रखा है, बी कर रखा है, सी, एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल अक्षर को स्टोर कर रखा है, तो उस टाइप, और उसका मान में हम बदल नहीं सकते, तो उस टाइप की मेमोरी लोकेशन का जो नाम रहेगा उसको बोलेंगे हम कैरेक्टर कॉन्स्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तीन चीज़ें क्लियर है। इंटीजर कॉन्स्टेंट जिसमें ओनली इंटीजर संख्याएं हैं, इंटीजर संख्या मतलब 5, 10, 11, -5, -10, उसमें दशमलव वाला पार्ट नहीं होता, मतलब पॉइंट वाला, पॉइंट के बाद कुछ वैसा नहीं आता। रियल कांस्टेंट जैसे वास्तविक संख्या है जिसमें दोनों टाइप का मान पॉसिबल है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस दशमलव वाले पार्ट भी पॉसिबल है। कैरेक्टर में कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है, जो अपने कैरेक्टर सेट में मैंने बताया था, A to Z हो सकता है, इसमें A to Z हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, बट सिंगल कैरेक्टर अलाउड है उसमें कैरेक्टर कांस्टेंट में। ऐसे नहीं है कि मैं ए बी लिख दूँ, ये अलाउड नहीं, ओनली सिंगल, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंगल वैल्यू अलाउड है उसमें। ठीक है, इस तीन टाइप के कांस्टेंट। आगे हम धीरे धीरे एक बार इसको थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे, जब आपको ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने रूल्स बताए, ये वही रूल्स बताए जो मैंने ऑलरेडी बोल के बता दिया कि अपना इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, उनके एग्जांपल रियल को, उसके एग्जांपल भी आप देख सकते हो, ये वाला एग्जांपल जो है। देन कैरेक्टर कांस्टेंट के एग्जांपल ये वाले देख सकते हो। देखो इसमें ए दिया है, कैरेक्टर कांस्टेंट को निरूपित करने के लिए अपन क्या करता है, उसमें सिंगल कोट्स लगा देते हैं दोनों साइड के। ये आई है, इसके दोनों साइड सिंगल कोट, 5 है, इसके साइड दोनों कांस्टेंट, ये दोनों साइड सिंगल कोट्स लगा दी। अगर मैं सिंगल कोट्स नहीं लगाते, ओनली 5 लिखता तो इंटीजर हो जाता। सिंगल कोट्स का मतलब क्या है कि कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, सी वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।